हे एवरीवन, मैं हूं सुखराज। हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे हम माइग्रेशंस चला सकते हैं फ्लुएंट माइग्रेटर यूज़ करके। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन से पिछले पार्ट का लिंक ले सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि मान लो हमने अब एक न्यू कॉलम ऐड करना है किसी टेबल के अंदर, या कुछ टेबल्स के अंदर लेंथ वगैरह चेंज करनी है। जैसे हमने पिछली माइग्रेशन में ये वाला कॉलम ऐड नहीं करा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पिछली माइग्रेशंस हैं और ये पिछली माइग्रेशंस के टेबल बने थे। इस टेबल्स में अगर देखो तो सिर्फ अभी एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट आईडी, तीन ही कॉलम है एम्प्लॉय के अंदर। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयमेंट नेम और डिपार्टमेंट नेम। जो फोर्थ कॉलम नहीं है एम्प्लॉय एज। अब मैं एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ जिसकी टाइप इंटीजर है और नल लेवल नहीं है और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 18। अब देख सकते हो अगर आप ऐसे करो तो आपको बहुत मल्टीपल ऑप्शंस दिखती हैं। यूनिक है, विद कॉलम, फॉरेन की, सब यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। अब जब मैंने ये कोई नया कॉलम ऐड करना है, मैंने ऐड कर दिया। अब मैं माइग्रेशन अगर डायरेक्ट चला दूं तो आप देखोगे तो ये वाली माइग्रेशन का इम्पैक्ट मेरे डीबी में होता ही नहीं है। वहां पे कुछ भी अपडेट नहीं होता। मैं एक बार चला देता हूं इसको। ठीक है, ये मैंने माइग्रेशन चला दी। यहाँ पे तो आ गया माइग्रेशन अप्लाइड, लेकिन इन एक्चुअल डीबी में देखते हैं इस टेबल में सबसे पहले तो कि क्या इम्पैक्ट आया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, कोई नई एंट्री नहीं आई। अगर मैं अभी एम्प्लॉय टेबल को रिफ्रेश कर देता हूँ, इन एक्चुअल यहाँ पे एक कॉलम और ऐड हो जाना चाहिए एम्प्लॉय एज, लेकिन यहाँ पे कॉलम ऐड नहीं हुआ। तो ये कैसे मैनेज होता है? जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क में क्या होता है, अगर हम दोबारा से माइग्रेशन चलाते हैं, अगर हमारी एंटिटी क्लास के अंदर कुछ भी चेंजेस है वो ऑटोमेटिक उसकी न्यू कॉलम ऐड है या कुछ रिमूव है उसको ले लेता है। लेकिन इस केस में फ्लुएंट माइग्रेटर में क्या करना पड़ता है हमें? मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल के अंदर आता हूँ। ये वाली माइग्रेशन अगर आप देखो, ये वाला नंबर ऑलरेडी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये फ्लुएंट माइग्रेटर क्या करता है, ये वाली वर्जन्स जो यहाँ पे हैं और जो इन क्लासेस पे हैं उनको दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करता। अब इसको हम नए दो तरीके हमारे पास जिससे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। पहला तरीका है, मैं क्या करता हूँ, इसी में नंबर को 21 कर देता हूँ। लेकिन इससे क्या होगा, मेरी क्लासेस में यहाँ पे जो हिस्ट्री बन रही है वो मैनेज नहीं हो पाएंगी। ठीक है। लेकिन अगर मैंने 21 कर दिया, अब ये वाला नंबर यहाँ पर नहीं है तो ये एग्जीक्यूट कर देगा और ये जो चेंजेस हैं उनको अप्लाई कर देगा। दूसरा तरीका क्या है, मैं एक नई क्लास ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल की थी, मैं करके दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय टेबल हम कर लेते हैं एक नई क्लास ऐड। इसको नाम आप कुछ भी दे दो, एम्प्लॉय टेबल अपडेट। ठीक है। अब इस क्लास के अंदर मैं ये नए कॉलम वाला कोड लगा देता हूँ। ठीक है, पहले इसको पूरे को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बाद में उसका नाम चेंज कर देंगे। ये देखो यहाँ से किया, ये वाला नाम यहाँ से कॉपी किया, यहाँ डाल दिया। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं। अब इस माइग्रेशन को मैं अलग कर देता हूँ 21। ठीक है। अब क्या होगा, ये न्यू क्लास है। ठीक है। अब इस क्लास पे जो माइग्रेशन नंबर है वो भी अलग है और इसमें एक नया कॉलम है। ठीक है। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो वो इसको क्रिएट कर देगा, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी टेबल भी क्रिएट है वहां पे, राइट। तो अगर मैं दोबारा क्रिएट करूंगा तो उसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है। मैंने जो फर्स्ट मेथड बताया आपको, उसमें मैंने क्या बता दिया कि यहाँ पे 421 कर दो और यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। लेकिन इससे क्या होगा, हमारी ये पूरी क्लास अगर चेंज करती हैं तो पुरानी हिस्ट्री नहीं रहती। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि उसके लिए हम एक नई क्लास ऐड कर लेते हैं और उसमें ये नंबर दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ये टेबल है, लेकिन अब हम टेबल में एक न्यू कॉलम ऐड करना है तो हम क्रिएट तो नहीं कर रहे, तो उसको अल्टर कर रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, अल्टर कर दिया ये टेबल, और उसके अंदर अभी हमने कॉलम ऐड करना है। तो कॉलम ऐड करने के लिए क्या है, कौन सा करना है, ये एज वाला। तो यहाँ पे अगर आप करो, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगी, अल्टर टेबल न्यू कॉलम में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें न्यू कॉलम करके अगर कोई ऑप्शन है तो इसमें है ऐड कॉलम, राइट। तो हम ऐड कॉलम सेलेक्ट किया, ये कॉलम का नाम है, ये उसकी टाइप वगैरह सब आ गया। बाकी हमारे पास ऑलरेडी है तो ये हो गया।
अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो पुरानी तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रखी है जो माइग्रेशन है। अब नए वाली में क्या करेंगे, वो एक वहां पे इसकी एक एसक्यूएल स्क्रिप्ट बनाएगा कि इस टेबल को अपडेट करना और इसमें एक नया कॉलम ऐड करना, उसकी टाइप बता दी और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। लेकिन अगर मैं माइग्रेशन डाउन करूं तो उसमें क्या होना चाहिए, तो जो न्यू कॉलम है वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कॉलम, कॉलम का नाम, ठीक है, और कौन से टेबल से डिलीट करवाना होगा, टेबल का नाम। तो यहाँ पे हम उस टेबल का नाम दे देते हैं और ये हो गया रेडी। अब इसमें क्या करा हमने, अगर कॉलम अप करवा रहे हैं तो ये अल्टर करके कॉलम ऐड करवा दिया। लेकिन अगर हमने कॉलम ऐड करवाया उसमें कुछ प्रॉब्लम, हम उसको रिवर्ट करना चाहते हो तो हम सेम माइग्रेशन को डाउन में चला देंगे। माइग्रेशन डाउन कर देंगे तो वो क्या कर देगा, उस न्यूली एडिट कॉलम को वहां से रिमूव कर देगा। अब हम इसको चलाकर देखते हैं। ठीक है, मैं माइग्रेशन चलाता हूं। माइग्रेशन अप्लाइड। अगर अभी हम डीबी में आते हैं, देखो यहाँ पे पहले 2 ही हैं, तो हम देखते हैं नई ऐड हुई या नहीं। देखो यहाँ थर्ड वाली ऐड होगी और कौन सी क्लास की ऐड हुई, एम्प्लॉय टेबल अपडेट की। और अभी हम एम्प्लॉय टेबल को भी रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो अंडर द कॉलम से एक न्यू कॉलम, मैंने इसको दोबारा रिफ्रेश किया तो ये ऐड हो गया। एक्चुअली ये दिख नहीं रहा पहले, ठीक है। अब हमने जब डबल माइग्रेशन चलाई, देखो ये वाली माइग्रेशन चलाई थी ना हमने, ये माइग्रेशन चलाने के बाद यहाँ पे एक एंट्री हुई जो न्यूली ऐड हुआ है और ये यहाँ पर आ गया। एक तरीका जो ये वाला है ये सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें हम अपनी पूरी हिस्ट्री को मेंटेन रखते हैं। अगर मैं ये टेबल की कोई भी एक एंट्री डिलीट कर दूं, मान लो मैं कोई एक एंट्री डिलीट कर देता हूं इसमें से ये वाली, और दोबारा माइग्रेशन चलाता हूं तो ये वाली क्लास को वो दोबारा कंसीडर कर लेता है माइग्रेशन चलाने के लिए। तो फ्लिंट माइग्रेटर को कहां से पता चलता है कौन सी क्लासेस की माइग्रेटर चल चुकी है या नहीं चली माइग्रेशन, वो इस टेबल की इन्फो से लेता है। जब वो कनेक्शन बनाता है ना हमारे डीवी के साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे वो पूरी डिटेल निकालता है, ओके कौन कौन सी की चल चुकी है या कौन सी क्लासेस की नहीं चली है। तो हम ऐसे किसी टेबल को अपडेट करवा सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ कॉलम होते हैं, टेबल होते हैं मास्टर टेबल, जैसे कि हमारे पास सिटी टेबल है या मोस्टली हम कंट्री टेबल यूज करते हैं। कंट्री टेबल में क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज होती हैं उसमें, तो हम क्या करते हैं टेबल को क्रिएट करा लेते हैं और उसमें वैल्यूज भी इंसर्ट करा सकते हैं। इसी के अंदर मल्टीपल मेथड्स होते हैं। ये इंसर्ट करवाया डॉट, ठीक है, इनटू टेबल, टेबल का अपने नाम दे देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या वैल्यूज करवानी, क्या कौन सी रो है, क्या वैल्यू है, सब आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इजीली ये मतलब ये जैसे पाइथन लैंग्वेज आई है, बोलते हैं हम कि वो जैसे ह्यूमन रीड करता है वैसे काम करती है। तो ऐसे ही फ्लुएंट माइग्रेटर इजी है, जो नॉन टेक्निकल बंदा है वो भी देखकर बता सकता है यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन इन केस ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क ये कंफ्यूजिंग हो जाता है यूजर्स के लिए। अगर मैं एक बारी एंटिटी फ्रेमवर्क का आपको कोड दिखाऊं यहाँ पर, अगर हम डोमेन में जाते हैं, हमारे पास एंटिटीज के अंदर यहाँ पे यूजर का डेटा पड़ा। अब ये यूजर के मल्टीपल कनेक्शंस हैं, जैसे यूजर पेशेंट में भी है, डॉक्टर्स में भी है। तो ये हमें 1 to many या मैनी टू मैनी या 1 to 1 रिलेशन बनाने पड़ते हैं। तो इसमें बनाने बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। डिफिकल्ट तो नहीं, मतलब ऐसा होता है कि जो बंदा कोडिंग से इतना फेमिलियर नहीं है उसके लिए अंडरस्टैंड करना वो मुश्किल हो जाता है। फ्लुएंट माइग्रेशन के अपने बेनिफिट हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क में जो माइग्रेशंस होती है उसके अपने बेनिफिट हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्लुएंट माइग्रेशन उन प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज होता है, यहाँ पे डायनामिक फील्ड यूज होते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।